प्रश्न 1। गुटनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के को समझाइए। जन्म में भारत के योगदान को समझाइए। उत्तर, विश्व में मौजूद दोनों शक्ति गुटों से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र नीति का पालन करना ही गुटनिरपेक्षता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एशियाई देशों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में बुलाया गया, जिसमें 18 देशों ने भाग लिया। उसके बाद 1979 में दूसरा सम्मेलन भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें अफ्रीकी देश भी शामिल हुए थे। 1955 में इंडोनेशिया के नगर बांडुंग में एशियाई और अफ्रीकी देशों का सम्मेलन हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री पर नेहरू की विशिष्ट भूमिका थी। उसके पश्चात गुटनिरपेक्षता तथा विश्व शांति के लिए प्रधानमंत्री नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर के प्रयास से सितंबर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। इसमें 28 देशों ने भाग लिया। तब से लेकर आज तक 12 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। आज गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 106 हो गई है। इन सम्मेलनों में निम्न अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर जोर दिया गया। 1. अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता। 2. निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास। 3. शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए आग्रह। 4. उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध। 5. रंगभेद व जातिभेद का विरोध। 6. राष्ट्रों की स्वाधीनता, विश्व शांति तथा मानव अधिकारों में आस्था। 7. अन्याय का विरोध तथा न्याय का समर्थन। 8. सैनिक गुटबंदियों का विरोध। उपर्युक्त विषयों पर भारत ने हमेशा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई है। भारत के ही प्रयास विभिन्न सैनिक संघर्षों के समय शांति स्थापित हो पाई है तथा निःशस्त्रीकरण के मामले में प्रगति हुई है। रंगभेद और उपनिवेशवाद की समाप्ति भारत के ही योगदान का फल ही है। आज गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो कुछ भी प्रगति दिखाई दे रही है, वह भारत के ही प्रयत्नों का फल है। प्रश्न 2। सोवियत प्रणाली की विशेषता लिखिए। उत्तर, सोवियत प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित। I. सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। 2. सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देती है। 3. सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। 4. सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण था। प्रश्न 3। शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। उत्तर 1। असमानता में वृद्धि। निजीकरण के कारण अमीर और गरीबों के बीच असमानता और अधिक हो गई। पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया, परंतु कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया। देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लोगों को बर्बादी का सामना करना पड़ा। 2. आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। आर्थिक परिवर्तन पर जोर दिया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका। संविधान निर्माण का सही न होना साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका साबित नहीं हुआ। 3. गरीबी का प्रसार। समाजवादी अर्थव्यवस्था के समाप्ति के कारण पूर्व में सोवियत संघ के खेमे के देशों में गरीबी का प्रसार हुआ। पहले रियायती दर पर वस्तुएं उपलब्ध होती थी। अब वस्तुओं की कीमत बाजार के आधार पर निश्चित होती है, जो पहले से अधिक थी। 4. असंतोष की भावना का विकास। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने से गरीब अमीर का भेद बढ़ा, असमानता की खाई चौड़ी हुई, जिससे गरीबी में असंतोष की भावना का विकास किया। गरीब यह महसूस करने लगे साम्यवादी अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता न सही 2 जून का खाना तो मिलता था, अब और कठिन हो रहा था। कई देशों में माफिया उभर कर आया, जिससे विषमता की पीड़ा को बढ़ाने का काम किया। 5. लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माता को प्राथमिकता नहीं। इन सभी देशों ने जल्दबाजी में संविधान का निर्माण किया,
अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया, परिणामतः संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। प्रश्न 4, सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिखिए। उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। 1, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी आम जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त था। लोग अपने को राजव्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे, साथ ही चुनाव का भी विकल्प नहीं था। धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता जा रहा था, जो सोवियत संघ के पतन का कारण बना। 2, गोरबाचेव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोरबाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में लोगों को ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। धीरे धीरे खींचतान में गोरबाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। 3, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा। एक का उदाराष्ट्र रूस और बाल्टिक गणराज्य उक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। 4, राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक बाधित रही, उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की नजर से देखने लगी थी। फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन का कारण बनी। 5, संसाधनों का अधिकांश आय परमाणु हथियारों पर व्यय। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक कारण स्पष्ट है कि संसाधनों के आय का अधिकांश हिस्सा परमाणु हथियारों और सैन्य साजो सामान पर व्यय कर दिया। साथ ही उसने अपने अधिकांश संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने देशों पर खर्च कर दिए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। अर्थव्यवस्था का यह गतिरोधक आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना। 6, औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। औद्योगिकरण के विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं हो पाया। कृषि के द्वारा देश का उस गति से विकास नहीं हो पाया जैसा कि पश्चिमी देशों में हुआ। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, जो सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। प्रश्न 5, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? उत्तर, प्रथम खाड़ी युद्ध में उपदेशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों ने इराक को परास्त किया। इसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा गया। प्रश्न 3, नई विश्व व्यवस्था क्या है? उत्तर, सन 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। प्रश्न 6, प्रथम खाड़ी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर, प्रथम खाड़ी युद्ध को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 7, स्मार्ट बम क्या है? उत्तर, अमेरिका ने खाड़ी युद्ध में जिन बमों का इस्तेमाल किया उसे विज्ञापनी अंदाज में स्मार्ट बम कहा गया था। प्रश्न 8, कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं? उत्तर, अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध का प्रयोग किया जिससे इराक कुवैत से पीछे हट गया। इसे पर्यवेक्षकों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। प्रश्न 9, वीडियो गेम वार क्या है? उत्तर, दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर बैठकर दर्शन खाड़ी युद्ध को टीवी पर देख रहे थे कि किस प्रकार इराकी सेना धराशायी हो रही थी। इसे ही वीडियो गेम वार कहा गया। प्रश्न 10, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? उत्तर, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमले किए, जिसे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच कहा गया।
ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध चलाया गया, जिसे ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम कहा गया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूटनाम से इराक पर सैनिक हमला बोल दिया। प्रश्न 11। संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश के रूप में कब अस्तित्व में आया? उत्तर 4 जुलाई को। धन्यवाद विद्यार्थी साथियों। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ओनली।